हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। एक बार मैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा कि उसने क्या क्या पॉइंट्स बोले थे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके ड्रॉबैक्स हम आज पढ़ने वाले हैं कि उसमें गलतियां क्या क्या थी, उसने क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो गलत बताई थी, या फिर जो कि प्रिंसिपल्स के जो भी हमारे लॉ थे उनके खिलाफ जा रही थी, या फिर साइंटिस्टों ने जिसका विरोध किया था, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो चीज़ें गलत थी और उनके लॉ में गलत पाई गई थी। उन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये ड्रॉबैक्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल। आज हम ये दो टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, और उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बोहर का एटॉमिक मॉडल की बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बोला था। तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। इसका मतलब वहां पर जो आधे से ज्यादा स्पेस है वो खाली है एटम के अंदर। ठीक है, मान लो ये एटम है। ठीक है, मैंने बहुत बड़ा जरूर बना दिया, लेकिन मान लिया कि क्या है, एटम है, और एटम में सेंटर में क्या है उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को मैं थोड़ा बड़ा में जरूर बना देता हूँ। ठीक है, ये एटम हो गया और उसके अंदर उसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के अंदर बहुत सारे स्पेसेस क्या है, खाली है, बहुत सारी जगहें यहाँ पर क्या है, खाली है, जिसकी वजह से जब मैंने अल्फा रेडिएशन यहाँ से भेजे थे तो अधिकतर रेडिएशन क्या हो गई थी, इससे पास हो गई। ठीक है, इसको पार करते हुए भेजते हुए निकल गई थी। पहला पॉइंट उन्होंने बोला, क्यों? तो हमने स्पेस खाली इसलिए बोला क्योंकि ये रेस आई और उन्हें कोई भी पार्टिकल्स बीच में मिला ही नहीं, इसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो पाती या फिर इससे टकरा पाती। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गई, कोई पार्टिकल उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो सीधे कहां हो गई, पार हो गई। इसके मतलब उसने उनको भेज के बाहर निकल गई। Second, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. उसमें बोला उन्होंने कि बहुत कम ऐसी रेस थी जो कि आई और डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, आकर डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि ये रेस जब आई यहाँ पर तो हो सकता है उन्हें यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज मिला हो जिससे वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन उन्हें बहुत कम पॉजिटिव चार्ज मिले। इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज काफी कम है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत कम ही रेज वहां से डिफ्लेक्ट हो पाई। तीसरा पॉइंट, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मासेस ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। बहुत कम ऐसी रेस थी जो कि 180 डिग्री करते हुए लौटे, मतलब 180 डिग्री का एंगल उन्होंने एक सिंपल सी लाइन बनी। ठीक है, अब उसका मतलब ये है कि पूरा मास जो होता है एटम का वो किसी एक जगह पर बहुत छोटे क्वांटिटी में वहां पर प्रेजेंट है, जिससे हो सकता है कि हमारी रे जो वापस आ गई थी या फिर 180 डिग्री का जिसने एंगल बनाया था वो वहां पर टकराई हो। कुछ अगले पॉइंट्स में इसकी पूरी थ्योरी देते हुए रदरफोर्ड ने बोला था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो भी मास है एटम का वो सब कहां उसके सेंटर में लाया करता है, और उस सेंटर को मैं बोलता हूं यहां पर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा पॉइंट है, नाभिक एक ऐसा बिंदु है जहां पर एटम का पूरा द्रव्यमान, परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो है एटम का मास वो वहीं पर होता है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम पढ़ते हैं द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पर एटम के अंदर वो न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू साइज ऑफ एटम। तो ये हमें क्लियर पहले से पता है कि अगर मैं न्यूक्लियस का साइज देखूंगा तो वो एटम के कंपैरिजन में काफी छोटा है। ठीक है, मैंने आपको इस डायग्राम में बता भी दिया है कि एटम और न्यूक्लियस में बहुत
न्यूक्लियस काफी छोटा होता है, जबकि अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ये पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था। अब इसको पढ़ाना इसलिए जरूरी था कि आपको ड्रॉबैक समझ में आना चाहिए, रदरफोर्ड ने गलती कहां पर की ये आपको समझ में आना चाहिए। देखते हैं कहां पर गलती की है, पढ़ते हैं ड्रॉबैक। पहले हिंदी में पढ़ते हैं। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हमने देखा है कि परमाणु स्थायी होते हैं। इसकी स्टार्टिंग की जो 2 लाइन है वो काफी सोचने लायक है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particle would radiate energy. Thus, the revolving atom would lose energy and finally fall into the nucleus. This is for so the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. जैसा कि उन्होंने बोला हम वैसा का वैसे यहाँ पर मैं आपको पिक्चराइज करके बताता हूँ कि क्या बोल रहा है। देखो सिंपली क्या बोला उसने कि जो एटम होता है, आपने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एटम्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो स्टेबल हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर हो, वो घूमेंगे। अगर वो घूमते हैं मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर है, तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर ऑर्बिट में होती है तो एक्सेलरेशन मतलब वहां पर कुछ न कुछ स्पीड पकड़ती जाती है, एक्सेलरेशन वहां पर पकड़ती जाती है। अगर ऐसा होता कि इससे एनर्जी निकलती और धीरे धीरे ये कहां जाता, ये कुछ इस तरीके से धीरे 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 कहां चला जाता, न्यूक्लियस से टकरा जाता। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो साइंटिस्टों ने बताया कि रदरफोर्ड ने यहाँ पर गलत बताया। वो पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पर सेंटर है न्यूक्लियस, ठीक है, एटम रिवॉल्व कर रहा है, उन्होंने बोला कि एटम जो रिवॉल्व करता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो अगर मान लो एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में है तो एक्सेलरेशन तो करेगी, इसे एक्सेलरेशन करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चलेगा, धीरे धीरे किसके पास जाता जाएगा, वो न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा। हम अगर यहाँ पर बात करें धीरे धीरे कहाँ जाता जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस से ही जाकर क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो एटम में ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे कि एटम जो है वो स्थायी रूप से नहीं रह पाएगा, कहीं पे भी स्थायी रूप से उसका रहना पॉसिबल नहीं है। हर जगह हम देखेंगे तो एटम से ही सब कुछ मिलके बना तो सब कुछ टूटता जाएगा, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। इसीलिए रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसे गलत बताया गया। ये उसका कोई ड्रॉबैक था, उसने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट में स्टेबल रहता है इलेक्ट्रॉन, जो कि स्टेबल नहीं रह सकता, और अगर एक्सेलरेशन करेगा, एक्सेलरेशन करता है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे किसके नजदीक जाता जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा। न्यूक्लियस से जिस दिन टकराएगा उसी दिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम के साथ में खत्म हो जाएगा, इस एटम भी वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ये थ्योरी मॉडल की आई, ये थ्योरी एटम की आई। एटम की इस थ्योरी के बाद जैसे कि 2 थ्योरीज आप पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन ने एक थ्योरी दी थी, उसके बाद यहाँ पर हमारे रदरफोर्ड ने एक थ्योरी दी। इस तरीके से अब तीसरे साइंटिस्ट जो आए उन्होंने एटम की अलग थ्योरी दी, ठीक है, जो सबसे सही थ्योरी भी मानी जाती है। मैं आपको बताता हूँ एटम की क्या थ्योरी दी, एटम का क्या मॉडल दिया। बोहर ने जो पॉइंट्स बोले थे तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करूंगा। In order to overcome the objection raised against Rutherford's model of atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of atom. जैसा कि रदरफोर्ड के एटम में रदरफोर्ड के जो मॉडल था एटम का, उसमें कई सारे ऑब्जेक्शंस उठाए गए, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी से बाहर निकलते हुए, उसी को जो प्रॉब्लम्स रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में आई थी उनको सॉल्व करने पर बोहर ने एक अपना मॉडल ऑफ एटम दिया। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखते हैं।
पहला पॉइंट, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। उन्होंने बोला कि जो एटम होता है उसमें केवल कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं, वहां पर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स लिखा हुआ है, उसी का मतलब यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स है, कि एटम के अंदर हमेशा जो ऑर्बिट होंगी वो फिक्स होंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट है, एक एटम में इसमें 4 ऑर्बिट्स है तो 4 ही ऑर्बिट्स रहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्बिट उसमें नहीं आएंगे, और वो ऑर्बिट क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। वो ना इसके अंदर लेकर जाएंगे ना इसके बाहर, वो इस जगह पर है, मतलब इस जगह पर वो क्या है, फिक्स है। क्लियर है। सेकंड उन्होंने बोला व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो किसी भी टाइप की एनर्जी को वो ना बाहर रेडिएट करते हैं ना ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने 2 पॉइंट दिया, इससे सारी चीजें क्लियर हो गई, एटम हमारा स्टेबल हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट उन्होंने बोला द ऑर्बिट और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। उन्होंने बोला जिस तरीके से यहाँ पर ऑर्बिट्स दिखती जा रही है तो सबसे जो छोटी ऑर्बिट होगी उसका कम एनर्जी लेवल होगा, वैसे वैसे धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, एनर्जी लेवल जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, ऊर्जा की जो स्तर है वो जरूर बढ़ेगा, लेकिन वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा निश्चित रहेगा। और उन्होंने क्या किया, लास्ट में बोला कि मैं इन सबको एक नाम दे देता हूं, जैसे सेंटर है तो उसको मैंने नाम दे दिया न्यूक्लियस, जो पहली सेल है उसको मैंने के नाम दे दिया, उसके बाद एल एम के एल एम एन ओ, इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिए, अलग अलग सेल्स को नाम दे दिए। ठीक है, वहां पर नंबर एन वहां पर बता दिए कि नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इसको मैं के की जगह 1 भी बोल सकता हूं, 2 भी बोल सकता हूं, इसको 3 और फर्दर 4 5 भी आगे हम बोल सकते हैं। ये किसने एटम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, मॉडल दिया था हमारे बोहर ने। ठीक है, अब हम कल कंपैरिजन करेंगे इसका, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से और बोहर के एटॉमिक मॉडल का, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे ये कहां तक सही है। थैंक यू।